कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 काबुली वाला। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी इस तथ्य को स्थापित करती है कि प्रेम की ना कोई भाषा होती है, ना धर्म, ना जाति और न ही उम्र। अपने वतन और परिवार से दूर आई एक काबुली वाले तथा एक नन्ही बच्ची मिनी के बीच प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। काबुली वाले को मिनी में अपनी बिछुड़ी बच्ची नजर आती है। लंबे अंतराल में सब कुछ बदल जाता है। मिनी उसे पहचान तक नहीं पाती। मानवीय भावनाओं का इतना पावन, सुंदर और मार्मिक चित्रण इस कहानी में है कि एक बार पढ़कर भुलाना संभव नहीं है। बच्चों के भावनात्मक विकास में ऐसी कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं इस पाठ की शुरुआत। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से भी घड़ी भर की बात किए बिना नहीं रह सकता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था, वो कुछ जानता नहीं। बाबूजी, दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो, बाबूजी भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी। बोला, झूठ मूठ बहुत बोलता है ना। मैं बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ जाकर खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मेले को चले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डर कर भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले की मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने कुछ भी ना लिया और दोनों संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाले ने उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा, मेरी दुहित दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है। देखा तो मिनी का छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना, कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच की अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल ली।
घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा उपद्रव कर दिया है। मिन्नी की माँ मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से पाई? मिनी ने कहा, काबली वाले ने दी है। वास्तव में जाते समय काबली वाले ने वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल दी थी। इस बीच में काबली वाला रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिन्नी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया। इन दिनों दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें होती थी, जैसी रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबली वाला तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। फिर रहमत मिनी से कहता, लाली तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसट तान कर कहता, हम ससुराल को मारेंगे, हम ससुर को मारेंगे। सुनकर मिनी खूब हंसती। देखते देखते शरद ऋतु आ पहुंची। हर साल माघ महीने के लगभग रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वे अपने ग्राहकों से रुपया वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता। एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। उसी समय सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सा सुनाई दिया। देखा तो अपने रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून की दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? को सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारी पड़ोस में रहने वाली एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चाहर खरीदी थी। उसके कुछ रुपये इसकी तरफ बाकी थे, जिन्हें इसने देने से इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घूंप दिया। इतने में काबली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। मिनी के आते ही साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगी? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वह तो जा रहा है। रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। कितने ही साल बीत गए, सालों साल। आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। हमारे घर पर आज अंधेरे से शहनाई बज रही है। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे और न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास कुछ इधर उधर देखकर बोला, बच्ची को जरा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अभी पहले की तरह काबली वाला चिल्लाती हुई दौड़ती चली आएगी। उस दोनों की उस पुराने कौतुकजन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया।
मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी एक लड़की है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को वह छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता के गली कूचों में मेवा बेचने आता है। मेरी आंखें भर आई और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह काबली वाला मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उस वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशनी मिनी मारे शर्म के सुकड़ हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली वाला पहले तो सकपका गया। पहले जैसी बातचीत करके उसे न बना, बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी और सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा अब उससे पहले की बात की तरह जवाब देती न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख उठा। उसने मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर वह गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। मैंने 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिया और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ। अपनी लड़की के पास तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में वैसी रोशनी नहीं कर सका, अंग्रेजी बातें भी नहीं आए। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।